Very good morning class. Welcome to our YouTube channel RPSC. Very good morning class. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें क्रोमोसोम के बारे में स्टडी कर रहे थे। क्रोमोसोम है क्या? अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो क्रोमेटिन का कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमेटिन की कंडेंस्ड फॉर्म क्या कहलाती है? क्रोमोसोम कहलाती है। क्रोमोसोम में चार चीजें पाई जाएंगी। पहला डीएनए, दूसरा आरएनए, तीसरा हिस्टोन प्रोटीन और चौथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। चलो चारों के बारे में बात करते हैं। डीएनए की बात की जाए तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या है? एसिड है, एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है, नेगेटिव चार्ज है और हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में डिटेल में जब डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी जाएगी तब बात करेंगे। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो बेसिकली आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन आपको क्रोमोसोम में भी आरएनए देखने को मिल सकता है। क्रोमोसोम में भी आपको आरएनए देखने को मिल सकता है। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की पाई जाएगी। H1A, H1, H2A, H2B, H3, H4, 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी। H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1 का एक मॉलिक्यूल, H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल। ठीक, तो 5 प्रकार के नो मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करूं तो ये डीएनए एसिडिक नेचर का था, ये बेसिक नेचर की है। बेसिक नेचर की है। ये नेगेटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव चार्ज है, जिस कारण से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में आकर जुड़ जाएंगे। अगर मैं इसकी आगे बात करूं तो हम जानते हैं कि यहां पर आर्जिनिन एंड लाइसिन, आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड ज्यादा पाया जाता है। देखो प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई है? प्रोटीन की बात की जाए तो अमीनो एसिड ही मिलकर आपस में प्रोटीन बना रहे हैं। यहां पर कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा पाया जा रहा है? तो लाइसिन और आर्जिनिन, क्योंकि ये भी तो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये किससे मिलकर बनी होगी? अमीनो एसिड से। कौन से अमीनो एसिड यहां पर ज्यादा पाए जाएंगे? तो आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड यहां पर ज्यादा पाए जाएंगे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात की जाए तो 12 से 20 प्रकार की ये एसिडिक प्रोटीन है साहब। कैसी प्रोटीन है? एसिडिक प्रोटीन है। 12 से 20 प्रकार की नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। अगर मैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करूं तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाएगी। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाएगी, इसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगी। हिस्टोन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म
कंट्रोल करेगी, हिस्टोन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करेगी। देखिए हिस्टोन प्रोटीन की बात की जाए, यहां पर आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड ज्यादा पाया जा रहा था, यहां पर ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन एमिनो एसिड ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं क्रोमेटिन की बात करूं तो इसके 4 पार्ट हैं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अगर मैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कैसे बनता है उसको देखते हैं। देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर एक पाया जाएगा डीएनए। डीएनए यहां पर 2 प्रकार का पाया जाएगा, एक कोइल्ड डीएनए, दूसरा लिंकर डीएनए। कोइल्ड डीएनए की बात की जाए तो ये 146 नाइट्रोजनी बेस पेयर का बना होगा। जैसे ए टी के साथ अटैच रहता है, सी जी के साथ अटैच रहता है, तो ये एक नाइट्रोजनी बेस पेयर है, ये दूसरा नाइट्रोजनी बेस पेयर है। कितने नाइट्रोजनी बेस पेयर है? 146 नाइट्रोजनी बेस पेयर यहां पर पाए जाएंगे। किसमें? कोइल्ड डीएनए में। लिंकर डीएनए में लगभग 60 बेस पेयर ऑफ डीएनए पाए जाएंगे, नाइट्रोजनी बेस पेयर 60 नाइट्रोजनी बेस पेयर पाए जाएंगे। देखो हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की, जिसमें एक था H2B, H2B, H4, H4, H2B, H2B, H4, H4। H3, H3, H2A और H2A। इस तरह से ये आगे हिस्टोन प्रोटीन कैसे अरेंज है? 8 मॉलिक्यूल अरेंज है, 4 मॉलिक्यूल नीचे हैं, 4 मॉलिक्यूल इसके ऊपर पाए जाएंगे, 8 मॉलिक्यूल अरेंज होंगे। ठीक है, और 8 मॉलिक्यूल ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसी स्ट्रक्चर है साहब? ऑक्टामर स्ट्रक्चर है, ऑक्टामर स्ट्रक्चर है। ये है H2B, ये है H2B, 2 मॉलिक्यूल H2B के, ये है H4, ये है H4, ये है H2A, H2A, H3, H3। कोइल्ड डीएनए इसके ऊपर आकर लिपटेगा, कोइल्ड डीएनए इसके ऊपर आकर लिपटेगा। ये आ गया कोइल्ड डीएनए, यहां से गया पीछे से ऊपर की तरफ है, देखो ये आ गया, फिर यहां से गया, फिर इस तरह से बाहर। तो कोइल्ड डीएनए इसके ऊपर आकर लिपटेगा, कोइल्ड डीएनए इसके ऊपर आकर लिपटेगा। ठीक है, एक कोइल तो पूरा होगा, नंबर ऑफ कोइलिंग कितनी होगी? एक कोइल तो पूरा होगा। क्या दूसरा कोइल पूरा होगा? दूसरा कोइल पूरा नहीं होगा। तो कोइल्ड डीएनए 1.75 नंबर ऑफ कोइलिंग करेगा। कितनी कोइलिंग करेगा? 1.75 नंबर ऑफ कोइलिंग। एक कोइलिंग तो पूरी होगी,
जबकि दूसरी कॉइलिंग पूरी नहीं होगी, वो 0.75 ही होगी, या इसे लिख सकते हैं 1/3/4 कॉइलिंग। कितने नंबर ऑफ कॉइलिंग है? वन 3/4 नंबर ऑफ कॉइलिंग यहां पर होगी। ठीक है, तो एक तो कॉइलिंग पूरी होगी यहां पर, दूसरी कॉइलिंग पूरी नहीं हो पाएगी, 0.75 कॉइलिंग ही होगी। हमने बात की थी कि 5 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। कितनी प्रोटीन पाई जाएगी? 5। 4 हिस्टोन प्रोटीन आपको दिख रही है। एक हिस्टोन प्रोटीन होगी H1, यह है H1 हिस्टोन प्रोटीन, जिसका एक ही मॉलिक्यूल पाया जाएगा। हमारी बात हो चुकी है कि H1 का कितना मॉलिक्यूल पाया जाएगा? एक मॉलिक्यूल। और ये है डीएनए। अब कोइलिंग के बाद जो डीएनए शुरू होगा वो लिंकर डीएनए शुरू होगा। कौन सा डीएनए? ये लिंकर डीएनए सा। ये तो कोइल्ड डीएनए है, ये लिंकर डीएनए। और इस तरह से आगे फिर वापस यही ऑक्टामर आ जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इसको कहेंगे एक न्यूक्लियोसोम। इसे क्या कहेंगे? एक न्यूक्लियोसोम। क्या कहेंगे? एक न्यूक्लियोसोम। इस एक न्यूक्लियोसोम के बाद अगला न्यूक्लियोसोम, फिर अगला न्यूक्लियोसोम, इस तरह से न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे। ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, जिसमें एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर बन रही है जो कि हिस्टोन प्रोटीन ने बनाई, एक H1 लिंकर प्रोटीन काम कर रही है, एक लिंकर डीएनए काम कर रहा है, एक कोइल्ड डीएनए यहां पर काम कर रहा है। एक न्यूक्लियोसोम की बात की जाए तो यहां पर देखो 146 नाइट्रोजन बेस पेयर तो ये हो गए, 60 बेस पेयर ये हो गए, तो टोटल 200 बेस पेयर का डीएनए होगा। लगभग 200 बेस पेयर का डीएनए होगा, लगभग 200 बेस पेयर का डीएनए होगा। ठीक है, और यहां पर कितनी मॉलिक्यूल्स है? 9 मॉलिक्यूल्स है। 8 मॉलिक्यूल्स तो ये रहे और एक मॉलिक्यूल्स ये रहा। 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन के 9 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। कितने? 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। पांच प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन के 9 मॉलिक्यूल्स आपको यहां पर दिखेंगे। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। H2A एक प्रकार, H2B 2 प्रकार, H3 तीसरा प्रकार, H4 चौथा प्रकार और H1 पांचवा प्रकार। 5 टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन के 9 मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे एक न्यूक्लियोसोम में। तो ये एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर आ गई। अब आगे बात करते हैं। देखिए, ये एक न्यूक्लियोसोम है, और इसे किसने समझाया था? कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने न्यूक्लियोसोम थ्योरी दी थी 1974 में। कॉर्नबर्ग और थॉमस ने न्यूक्लियोसोम थ्योरी 1974 में दी थी, जिसमें उसने न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को समझाया था। अब ये एक न्यूक्लियोसोम है, इस जैसे 6 न्यूक्लियोसोम, कितने न्यूक्लियोसोम? 6 न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? आपस में मिलकर एक सोलेनोइड बनाएंगे। एक सोलेनोइड में कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे? 6 न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम है। इसी तरह का दूसरा न्यूक्लियोसोम, उसी तरह का तीसरा, इस तरह से 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर एक सोलेनोइड बनाएंगे। ये किसने बोला था? क्लग एंड फिंच ने। क्लग और फिंच के अनुसार 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक सोलेनोइड बनाते हैं। अब ये एक सोलेनोइड है, ठीक है। सोलेनोइड की बात की जाए तो यहां पर न्यूक्लियस में स्कैफोल्डिंग मटेरियल पाया जाएगा।
स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स पाया जाएगा। न्यूक्लियस में कौन सा मटेरियल पाया जाएगा? स्कैफोल्डिंग मटेरियल पाया जाएगा, जो कि सोलेनोइड का लूप बनाएगा। सोलेनोइड का लूप कौन बनाएगा? न्यूक्लियस में पाया जाने वाला स्कैफोल्डिंग मटेरियल। न्यूक्लियस में पाया जाने वाला स्कैफोल्डिंग मटेरियल एक सोलेनोइड का लूप बनाएगा। अब यहां पर क्या बन गया? सोलेनोइड। इस सोलेनोइड में बार बार सुपर कॉइलिंग होगी और उस सुपर कॉइलिंग से क्रोमेटिन बनेगा। क्या बनेगा? क्रोमेटिन बनेगा। और क्रोमेटिन आगे किसमें चेंज हो जाएगा? क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। क्रोमेटिन आगे किसमें चेंज हो जाएगा? कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। तो सोलेनोइड में क्या होगी? सुपर कॉइलिंग, जो कि क्या बनाएगी? क्रोमेटिन बनाएगी। तो ये एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आ गई, जिसमें न्यूक्लियोसोम एक यूनिट के रूप में काम करता है और न्यूक्लियोसोम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अगर मैं H1 की बात करूं, अगर मैं H1 की बात करूं, ये जो H1 है ना साहब, ये इस डीएनए को टर्न करवा रहा है। डीएनए को क्या करवा रहा है? टर्न करवा रहा है। इसीलिए इसे सीलिंग प्रोटीन भी कहते हैं। तो सीलिंग प्रोटीन यहां पर कौन सी है? H1। क्यों? क्योंकि डीएनए को यहां पर टर्न करवाने का काम H1 कर रहा है। अब ये एक न्यूक्लियोसोम है, इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोसोम यहां पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, यदि मैं आगे आपको न्यूक्लियोसोम के बारे में बताऊं, न्यूक्लियोसोम की बात की जाए, ये आ गया H2A, H2A, H3, H3, ये आ गया H2B, 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 H4, H4। ये स्ट्रक्चर आ गई किसकी? कोर मॉलिक्यूल की। कोर मॉलिक्यूल, कोर मॉलिक्यूल। इसके ऊपर क्या पाया जाएगा? डीएनए। कोई डीएनए या बाइंडिंग डीएनए पाया जाएगा, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से यहां पर पाई जाएगी H1 प्रोटीन। ये आ गई साहब H1 प्रोटीन आ गई, और ये एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर आ गई। तो एक न्यूक्लियोसोम में क्या पाया जाएगा? कोर मॉलिक्यूल, कोर मॉलिक्यूल। ठीक है, प्लस कोर मॉलिक्यूल के साथ H1 प्रोटीन, H1 प्रोटीन प्लस बाइंडिंग डीएनए लिखा आ सकता है, बाइंडिंग डीएनए या कोइल्डिंग डीएनए, बाइंडिंग डीएनए प्लस लिंकर डीएनए। यही तो है लिंकर डीएनए। अब वापस यहां पर वापस वही चीजें शुरू हो जाएंगी। अब यहां पर वापस वही सारी चीजें शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, और वापस से इसके ऊपर लिपटेगा। इस तरह से। तो H1 यहां पर बीच में है, दोनों तरफ यहां पर कोर मॉलिक्यूल है, तो ये लिखेगा जैसे माला के मनके होते हैं ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, माला के मनके, ये माला का एक मनका, ये माला का दूसरा मनका, और बीच में क्या है, धागा है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स का मतलब मनके, और स्ट्रिंग मतलब एक बीच में धागा। ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देगी, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, माला के मनके जैसी, जो जपने वाला माला होता है ना, उसके जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग कैसी स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग, माला के मनके जैसी संरचना किसकी है, न्यूक्लियोसोम की है। जैसे ये एक माला का मनका हो गया, ये दूसरी माला, ये उसी माला का दूसरा मनका हो गया, और दोनों बीच में एक रस्सी द्वारा जुड़े हुए हैं, जो कि H1 प्रोटीन और लिंकर डीएनए की बनी होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं एक सोलेनोइड की बात करूं, तो एक सोलेनोइड में 6 न्यूक्लियस होंगे। कितने हैं, 6 न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें 300 आर्मस्ट्रॉन्ग का डायामीटर पाया जाता है। कितना डायामीटर है, कितना व्यास है, 300 आर्मस्ट्रॉन्ग व्यास यहां पर एक सोलेनोइड में पाया जाता है। और इस तरह से आगे सोलेनोइड बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण होता जाएगा, या क्रोमेटिन का निर्माण होता जाएगा। अगर मैं एक सेल की बात करूं, ह्यूमन की, तो यहां पर डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, डीएनए। जैसे ए टी के साथ जुड़ा हुआ है, सी जी के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या है, नाइट्रोजनी बेस पेयर है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस पाया जाएगा, वो पाया जाएगा 3.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, या इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 0.34 10 की पावर -9 मीटर, 0.34 10 की पावर -9 मीटर का डिफरेंस इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। या इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 0.34 नैनोमीटर की डिस्टेंस इन दोनों के बीच में पाई जाएगी। और कितने नाइट्रोजनी बेस पाए जाएंगे, तो एक सेल में 6.6 गुना 10 की पावर 9 नाइट्रोजनी बेस पाए जाएंगे। 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 नाइट्रोजनी बेस एक ह्यूमन की सेल में पाए जाएंगे। अगर मैं एक सेल की बात करूं, तो एक सेल में डीएनए कितना पाया जाएगा, तो 6.6 गुना 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 0.34 गुना 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, तो ये आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर। यानी एक सेल में कितना डीएनए की लेंथ है, तो 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ पाई जाएगी, या अप्रोक्सीमेट इसे 2 मीटर भी लिखा जाता है। तो एक ह्यूमन की सेल में कितना डीएनए पाया जाएगा, तो 2 मीटर या 2.2 मीटर डीएनए पाया जाएगा। अब कल्पना करो कि सेल तो हमें दिखाई नहीं दे रही, सेल हमें दिखाई नहीं दे रही, और उसमें डीएनए कितना है, 2 मीटर के आसपास। डीएनए कितना है, 2 मीटर के आसपास उसमें डीएनए पाया जाएगा। अब जो सेल दिखाई नहीं दे रही, उसमें 2 मीटर का डीएनए पाया जा रहा है, 2 मीटर का धागा पाया जा रहा है। कैसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुपर कोइलिंग होगी उसकी, बहुत ज्यादा सुपर कोइलिंग होगी। इसीलिए जो सेल हमें दिखाई नहीं दे रही, उसके अंदर 2 मीटर का एक धागा आपको देखने को मिलेगा। जो सेल नहीं दिख रही, उसमें कितना मीटर का धागा है, 2 मीटर का धागा। और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए, जरा सोचो। तो सुपर कोइलिंग यहां पर होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।